हेलो जी, नमस्ते। माई सेल्फ वैष्णवी, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। ठीक है बेटा। तो आज हमारा 11th का, सॉरी आज नहीं, 11th का हमारा बहुत अच्छा चैप्टर शुरू हुआ है जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे हम धीरे धीरे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब तक हम कुछ पार्ट तक पहुंचे, जैसे कि कल हमने देखा था आपके इसी ग्लोम्युरुलस के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था कि ग्लोम्युरुलस आगे जाके थोड़ा सा कुछ फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिसका नाम पेरिटिबुलर कैपिलरीज होता है। उसके बाद ये पेरिटिबुलर की एक कैपिलरीज जो है ये आपके हेनलेस लूप के वहाँ पे जाती है और उसका नाम वासा रेक्टा रख दिया जाता है। ये हमने कल देखा था बहुत अच्छे से। उसके बाद मैंने आपको कल आपके नेफ्रॉन के टाइप्स के बारे में बताया कि नेफ्रॉन के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो आपके कॉर्टेक्स रीजन में मिलता है आपको, और एक होता है आपका मेड्यूलरी, सॉरी जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन जो आपके मेड्यूलरी रीजन के पास मिलता है। उसके बाद मैंने बता दिया था कि कॉर्टिकल रीजन में, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में हेनलेस लूप शॉर्ट होता है, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में हेनलेस लूप लॉन्ग होता है। उसके बाद वासा रेक्टा किसमें एब्सेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, किसमें हाईली रिड्यूस्ड होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से कल सारी चीज़ें बता दी थी। यहाँ पे मैंने कोशिश भी की थी कि आपको अच्छी तरह से समझा सकूं कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन कैसे होते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कैसे होते हैं, उनके अंदर वासा रेक्टा प्रेजेंट क्यों नहीं होता है, इनके अंदर क्यों प्रेजेंट होता है। ये सारी चीज़ें हमने कल बहुत डिटेल में देख ली थी। अब उसके आगे जाना है हमें। अब आज हमें उसके आगे का पोर्शन देखना है। ठीक है बेटा। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है आपके किडनी में, डेट इज नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन के लिए कितने स्टेप्स ज़रूरी होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है बेटा। बट उससे पहले आज मैं कुछ नेफ्रॉन के अंदर क्या स्ट्रक्चर्स होता है उसके बारे में देखना है हमें। जस्ट थोड़ा सा 5-10 मिनट का पार्ट है, उसे कवर कर लेंगे कि आपके नेफ्रॉन के अंदर टिश्यू कौन से होते हैं, क्या होते हैं, क्योंकि हमने आपकी किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखा है। अब हमें आपके नेफ्रॉन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखना है कि आपके नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है। अपने नेफ्रॉन के अंदर हर चीज़ के लिए अलग टिश्यू होता है, तो ये क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। ठीक है बेटा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक अच्छा सा सुंदर नेफ्रॉन निकालना ज़रूरी है। तो मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको पहले ही बता दिया था बेटा। अब मेरे साथ अच्छे से रिवाइज करो। तो मैंने बताया था आपको नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे ऐसी एक रीनल आर्टरी का पार्ट होता है जिसका नाम होता है क्या बेटा, ग्लोम्युरुलस। क्या नाम होता है बेटा, ग्लोम्युरुलस। तो ऐसा ग्लोम्युरुलस पार्ट होता है। उसके नीचे आपको एक बहुत बड़ी एक ट्यूब मिलती है जिसका नाम होता है रीनल ट्यूब्यूल। और रीनल ट्यूब्यूल में आपको बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर मिलते हैं, जैसे कि पहला एक कप लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसका नाम होता है क्या बेटा, उसका नाम होता है बॉमर्स कैप्सूल। उसके बाद बॉमर्स कैप्सूल के पास ही आपको एक ट्यूब मिलती है जिसका नाम होता है पीसीटी। क्या नाम होता है, पीसीटी। उसके बाद पीसीटी के नीचे आपको एक ट्यूब मिलती है जिसका नाम होता है हेयरपिन लाइक ट्यूब होती है, हेयरपिन लाइक शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है क्या, हेनलेस लूप। उसके बाद आपको मिलती है एक ऐसे स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है डीसीटी, और लास्ट में एक स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है कलेक्टिंग डक्ट। तो ऐसा हमारा किसका पार्ट था बेटा, ऐसा हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था जिसमें ये आपका ग्लोम्युरुलस है और ये पूरी ट्यूब जिसका नाम रीनल ट्यूब्यूल है। ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से की थी। अगर आप उस लेक्चर में एब्सेंट थे तो आप जाके देख सकते हो पिछले लेक्चर्स। अगर वो लेक्चर्स नहीं देखोगे तो आपका बेस क्लियर नहीं होगा। ठीक है बेटा। तो इतना याद रखना है। तो अब आपको क्वेश्चन आता है कि आपके नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में कौन सा टिश्यू मिलता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कहाँ पे कौन सा टिश्यू आ रहा है। ठीक है। अगर ये आपको याद नहीं रहेगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो मैंने बताया था ग्लोम्युरुलस आपकी रीनल आर्टरी का पार्ट है, और रीनल आर्टरी कुछ नहीं है बेटा, जस्ट एक ब्लड वेसल है। और आपको याद रहना चाहिए कि ब्लड वेसल में हमेशा आपको एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू मिलता है, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड ऐसा एक स्ट्रक्चर मिल जाता है जो हमेशा फिल्ट्रेशन के काम आता है। फिल्ट्रेशन मतलब क्या बेटा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई किसी चीज को फिल्टर करने के लिए काम आता है। इस टिश्यू का नाम प्लीज याद रखना बेटा, इसका नाम होता है स्क्वैमस इपिथेलियम। क्या होता है,
स्क्वैमस इपिथेलियम। क्या होता है बेटा? स्क्वैमस इपिथेलियम। और ये स्क्वैमस इपिथेलियम और कुछ नहीं है, तो जस्ट इपिथेलियल टिश्यू का एक सब टाइप है, और जो हमेशा फिल्ट्रेशन के काम आता है। किसके काम आता है बेटा? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के काम आता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि आपके ग्लोम्युरुलस में, आपके ग्लोम्युरुलस इस रीजन में आपको मिलता है रूलस। स्पेलिंग तो मुझे लग रही है गलत है यार, समझ लो। तो ग्लोम्युरुलस के इस पार्ट में आपको एक इपिथेलियल टिश्यू मिल जाता है जिसका नाम है स्क्वैमस इपिथेलियम। अब आपको कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आपके किसी भी ब्लड वेसल में अगर स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू मिल जाता है तो उसके लिए एक अलग प्रीफिक्स रखा जाता है, उसके लिए एक अलग नाम रखा जाता है, हमेशा याद रखना। तो किसी भी ब्लड वेसल में अगर आपको कभी भी, किसी भी ब्लड वेसल में अगर आपको आपका स्क्वैमस इपिथेलियम मिल जाएगा तो उसके लिए एक वर्ड होता है, उसका नाम होता है बेटा एंडोथेलियम। क्या होता है? एंडोथेलियम। क्या होता है? एंडोथेलियम। तो एंडोथेलियम मतलब कुछ भी नहीं है, इसका सिंपल मीनिंग है किसी भी ब्लड वेसल में अगर आपको स्क्वैमस इपिथेलियम मिल जाता है। क्या मिल जाता है बेटा? 2 मिनट। अगर आपको स्क्वैमस इपिथेलियम उसमें मिल जाता है तो उसके लिए एक वर्ड दिया जाता है जिसका नाम होता है एंडोथेलियम, जो आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं हम। अब हमारे ग्लोमेरुलस का पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे किसमें बेटा? नेक्स्ट है हमारा पार्ट जिसका नाम है ग्लोम्युरुलस, सॉरी ओ माय गॉड क्या बोल रही हूँ मैं, जिसका नाम है इपिथेलियल बोमन्स कैप्सूल। तो इस बोमन्स कैप्सूल में भी आपको ऐसा एक टिश्यू मिल जाता है जिसका नाम होता है, मैं जस्ट 2 मिनट्स के लिए निकाल रही हूँ, जिसका नाम होता है आपका स्क्वैमस इपिथेलियम। बट एक चीज यहाँ पे याद रखनी बेटा कि ये स्क्वैमस इपिथेलियम नॉर्मल नहीं होगा। स्क्वैमस सॉरी बेटा, सो सॉरी। स्क्वैमस इपिथेलियम ही मिल जाता है आपकी बोमस कैप्सूल में। बट याद रखना ये स्क्वैमस इपिथेलियम जो है, जो बोमस कैप्सूल में मिलता है, ये मॉडिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम। कैसा बेटा? मॉडिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम है। मॉडिफाइड मतलब क्या होगा? मॉडिफाइड मतलब ये अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर से थोड़ा हटकर दिखेगा। जैसे कि हम ह्यूमंस, क्या है, हम ह्यूमंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बट अगर ह्यूमंस में मॉडिफिकेशन आ जाए तो हमारे 4 हाथ हो जाएंगे, 4 पैर हो जाएंगे, मतलब क्या, ह्यूमन वही है बट उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया है, उसके अंदर थोड़ा सा अपडेट हो गया है, तो उसको मॉडिफिकेशन बोलते हैं। तो आपके बोमस कैप्सूल में भी आपको मिल जाता है स्क्वैमस इपिथेलियम, बट ये थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है। ये कैसे दिखता है वो थोड़ा सा बता दूंगी मैं आपको, तो जस्ट 2 मिनट्स में क्लियर कर दूंगी। ये कैसे मॉडिफाइड होता है थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है, जस्ट 2 मिनट में ही बता दूंगी, इतना टेंशन नहीं लेना है बेटा, बेटा बेटा। हम्म हम्म, ओके बेटा। हाँ, तो ये स्क्वैमस एपिथेलियम ना ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि ऐसे, इधर ध्यान दो, ऐसे 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 दिखेगा वो, ठीक है, ऐसा। उसके बाद ये ऐसे 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 दिखेगा, और ये ऐसे 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 दिखेगा, ठीक है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे दिखा देती हूँ, इधर ध्यान दो, ऐसे होगा वो, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, इधर ध्यान दो, ऐसे, ठीक है। इधर भी एक होगा, इधर भी ऐसा होगा जो मैं इधर दिखा रही हूँ ऐसा, और इधर भी ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा। और इसके बीच में, इसके बीच में ऐसा ऐसा होगा आपका ग्लोम्युरुलस, ठीक है, ग्लोम्युरुलस। मतलब ये इधर से है आपका बोमस कैप्सूल का स्क्वैमस एपिथेलियम, इधर से आपके बोमस कैप्सूल का स्क्वैमस एपिथेलियम, और इसके बीच में ऐसे है ये आपका कौन बेटा? इसका नाम है आपका ग्लोम्युरुलस, ठीक है। फिर से मैं अच्छे से दिखा देती हूँ, इधर ध्यान दो, ऐसे इमेजिन करो, ये है, ठीक है, इधर से, ओके। और इसके बीच में ये है आपका स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। तो ऐसे इमेजिन करो, यहाँ पे भी मैंने बहुत गंदी तरह से दिखा दिया है, रुको अच्छी तरह से दिखाई देती हूँ। हाँ, और इसके बीच में ऐसा होगा आपका स्क्वैमस एपिथेलियम, सॉरी ग्लोम्युरुलस, ठीक है। तो ये ऐसे देखो, ये है आपका कौन? ये है आपका
स्क्वामस इपिथेलियम, मॉडिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम, ये है आपका स्क्वामस मॉडिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। ये ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, और इसके बीच में आपका ऐसे आएगा कौन बेटा, आपका जो है ग्लोम्युरुलस, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे करता है, ऐसे, ठीक है। तो इस मॉडिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम का ही एक नाम आपको दिया गया है। इनको यहाँ पे बोला जाता है पोडोसाइट्स। क्या बोला जाता है बेटा, पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स, ठीक है। और आप देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो तो यहाँ पे देख लो, अच्छे से मैं दिखा रही हूँ। ये है, ये पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे बेटा, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे आपका क्या, अच्छे से, थोड़ा सा अच्छे से दिखा देती हूँ, रुको, इधर देखो, ठीक है। तो ये इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पोडोसाइट। बट इस दो पोडोसाइट्स के बीच में आपको यहाँ पे दिख रहा है बेटा, इस दो पोडोसाइट्स के बीच में आपको यहाँ पे ऐसा गैप दिख रहा है, गैप। इस गैप का एक अलग नाम होता है, प्लीज याद रखना। यहाँ पे भी आपको ऐसा दिख पा रहे, देख पा रहे, इस गैप को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लीट्स। क्या बोलते हैं बेटा, इसे आप स्लीट पोर्स भी बोलते हैं, स्लीट पोर्स, और उसी को नाम दिया जाता है फिल्ट्रेशन स्लीट्स। क्या दिया जाता है बेटा, फिल्ट्रेशन स्लीट्स, ठीक है, फिल्ट्रेशन स्लीट्स। तो कुछ नहीं है, मैंने सिंपली बताया है कि आपका बॉमन्स कैप्सूल जो होता है, बॉमन्स कैप्सूल में आपको एक टिश्यू मिलता है जिसका नाम होता है क्या बेटा, उसका नाम होता है स्क्वैमस इपिथेलियम। बट ये स्क्वैमस इपिथेलियम नॉर्मल नहीं होगा, ये स्क्वैमस इपिथेलियम थोड़ा सा हटकर होगा, थोड़ा सा सबसे मॉडिफाइड होगा, सबसे अलग होगा। तो ये कैसे दिखता है, ये ऐसे फिंगर लाइक, ऐसे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में देखो, ये ऐसा दिख रहा है आपको, ऐसा दिख रहा है, ऐसा आपका पोडोसाइट है, ठीक है। और पोडोसाइट के बीच में आपको यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसा गैप दिख रहा है। तो इस गैप को नाम देते हैं आप क्या बेटा, इस गैप को आप बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लीट्स, और उसी का नाम होता है स्लीट पोर्स, ठीक है बेटा। तो ये है आपका कौन, ये है आपका पूरा स्ट्रक्चर पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स और कुछ नहीं है, जैसे आपके स्क्वैमस एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन है। और ये पोडोसाइट के बीच में आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे गैप दिख रहा है, इस गैप का नाम होता है फिल्ट्रेशन स्लीट्स, और उसी को हम बोलते हैं आपके स्लीट पोर्स, ठीक है बेटा। तो ये स्लीट पोर्स और आपके फिल्ट्रेशन स्लीट जो है, इनका काम क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। जब हम इनके फंक्शन देखेंगे उस टाइम पे हर चीज बताऊंगी। अभी सिर्फ हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि आपके ग्लोमेरुलस में कौन सा टिश्यू होता है, आपके बॉमन्स कैप्सूल में कौन सा होता है, यही देख रहे हैं, ठीक है। अब हमारा बॉमन्स कैप्सूल और हमारा ग्लोमेरुलस हो गया है। अब आते हैं हमारे आपके इस पार्ट की तरफ जिसका नाम है हेनलेज लूप। तो हेनलेज लूप में भी आपको और कोई टिश्यू नहीं मिलता है बेटा, यहाँ पे भी आपको सेम एक टिश्यू मिलता है जिसका नाम होता है स्क्वैमस इपिथेलियम। क्या मिलता है बेटा, स्क्वैमस इपिथेलियम। तो सिंपली याद रखना है बेटा, स्क्वैमस इपिथेलियम आपको 3 जगह पे मिलता है, सिक्वेंशियली याद रखो। सबसे पहले आता है आपका ग्लोमेरुलस, उसके बाद सेकंड आता है बॉमन्स कैप्सूल, और थर्ड आता है आपका हेनलेज लूप। डीसीटी मत बोलना बेटा इसे, ठीक है, स्क्वैमस इपिथेलियम, बेटा स्क्वैमस इपिथेलियम। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बचे हमारे दो इंपॉर्टेंट पार्ट, ये है आपका पीसीटी और ये है आपका डीसीटी, ठीक है। तो ये दोनों का हम देख लेंगे कि इन दोनों के अंदर क्या कैसे होता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत खिचड़ी हो रही है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो 2 मिनट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जस्ट 1 मिनट में आ गई। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, ओके, ठीक है। चलते हैं हम आगे, आपके पीसीटी और डीसीटी के अंदर कौन से टिश्यू होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा पीसीटी और डीसीटी को ना इनलार्ज करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अच्छे से अगर हम दिखा देंगे तभी अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, ओके, मैं अच्छे से पहले निकाल लेती हूँ। ये आपका पीसीटी है, ठीक है बेटा, ओके। और ये आपका है छोटू सा हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है लिज्लूप, और उसके बाद आपको मिलता है ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर जिसका नाम है कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर जिसका नाम है आपका डीसीटी, ठीक। कितना गंदा निकाला है मैंने, है ना।
क्या करूँ मैं, समझ मुझे लग रहा है मुझे आपका क्लास लेने के बाद ना एक्स्ट्रा क्लास मेरा लेना चाहिए, एक ड्राइंग का मस्त लेक्चर लूंगी, एक ड्राइंग का क्लास कर लूंगी, जिसकी वजह से ऐसे खतरनाक खतरनाक और ड्राइंग निकालूंगी ना, सब देखते रह जाएंगे सच में। और मुझे लगता है ये मेरा सपना सपना ही रहेगा रहेगा, क्योंकि कभी पता नहीं क्या होगा, कभी मैं अच्छे से ड्राइंग निकाल ही नहीं पाऊंगी सच में। हाँ, चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो ये आपका पीसीटी, ठीक है बेटा, और ये आपका डीसीटी, ठीक है बेटा, ओके। तो अब आपको आपके पीसीटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू मिलता है, जिसका नाम लिखने से पहले मैं उसका स्ट्रक्चर निकालूंगी, ठीक है। ऐसा दिखता है आपका, ऐसा टिश्यू दिखता है ये आपका, ठीक है। अगर समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं समझ जाओ तो मैं तो बताने ही वाली हूँ बेटा। तो ऐसा दिखेगा वो, ऐसे ऐसा 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 ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। तो इस टिश्यू का नाम अगर किसी को आता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बता देती हूँ। इस टिश्यू का नाम होता है ब्रश बॉर्डर, क्योंकि देखो ना इसके, हमारे जो टूथब्रश होता है, टूथब्रश के जैसे वो ब्रेसेस होते हैं, सेम उसी की तरह ये दिख रहा है ना, दिख रहा है, देखो ये ऐसे, देखो देखो ऐसे दांत 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 टाइप, ठीक है, ऐसे क्रंची क्रंची दिख रहा है ना कुछ भी बोल रही हूँ मैं तो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल इपिथेलियम बोला जाता है इनका ना, क्यूबॉइडल इपिथेलियम। और इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करना, या एब्जॉर्प्शन का काम किसका होता है बेटा, ये आपके ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल इपिथेलियम का होता है। तो समझ जाओ बेटा, इमेजिन कर लो कि आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन के साइड पे ना कुछ आपको स्पंज लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, ऐसे येलो कलर के स्पंज लाइक स्ट्रक्चर, वो आपके वो वॉल को ऐसे स्मूथ बनाने के लिए काम आते हैं। आपने देखा होगा बहुत स्मूथ स्मूथ ऐसे स्पंजी स्ट्रक्चर होता है, वो स्पंज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं येलो येलो कलर के, आपने देखा ही होगा। तो आप इमेजिन करो उस स्पंज के अंदर, अगर उस स्पंज को हम पानी के अंदर डुबा देंगे तो क्या होगा बेटा, वो पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा ना। सेम 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 बेटा, सेम वही लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना है। आपका ये ब्रश बॉर्डर की बॉर्डर इपिथेलियम भी उसी की तरह होता है, उसी की तरह जहाँ पे भी जाता है, जहाँ पे भी होता है, वहाँ पे हर चीज़ों को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, एब्जॉर्ब। अगर नहीं अभी भी याद आ रहा है तो बता देती हूँ, आपने छोटे छोटे बचपन में जेली के बॉल्स देखे होंगे, छोटे छोटे बॉल्स होते हैं ऐसे इत्तू से, और उसे अगर हम पानी में डाल देना, वो पूरा पानी सक कर लेते थे, पूरा पूरा पानी को एब्जॉर्ब करके उनका साइज बढ़ा देते थे। सेम सेम आपका ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम वैसा ही काम करता है। ये हमेशा चीज़ों को किसी भी लिक्विड पार्ट्स को, किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो ये कैसे करता है, ये सारी चीज़ें हम बाद में जब उनका फंक्शन होगा तो बता दूंगी। उसके बाद अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है आपका डीसीटी। तो डीसीटी के यहाँ पे भी आपको क्यूबॉइडल इपिथेलियम मिल जाता है बेटा, क्यूबॉइडल इपिथेलियम मिल जाता है, बट याद रखना ये क्यूबॉइडल इपिथेलियम आपका ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल इपिथेलियम नहीं है, तो ये जस्ट नॉर्मल क्यूबॉइडल इपिथेलियम है, ठीक है बेटा, जस्ट एक नॉर्मल क्यूबॉइडल इपिथेलियम है, दिख रहा है, एक नॉर्मल क्यूबॉइडल इपिथेलियम है। तो इसीलिए हम इस क्यूबॉइडल इपिथेलियम को नाम देते हैं क्या बेटा, सिंपल सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। क्या बेटा, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, ठीक है बेटा। तो सिंपली याद रखना है कि आपके पीसीटी में मिलता है, पीसीटी और डीसीटी दोनों में भी क्यूबॉइडल इपिथेलियम मिलता है, बट पीसीटी में मिलेगा ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल इपिथेलियम जो अलग टाइप है, और आपके डीसीटी में मिलेगा सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। कौन सा मिलेगा बेटा, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। तो हमने अब तक आपके सारे पार्ट्स को कवर कर लिया है, जिसमें मैंने सिक्वेंशियली बता था, 2 मिनट, सिक्वेंशियली बता था कि आपके नेफ्रॉन के जो पार्ट है उसमें कौन से टिश्यू होंगे। जैसे कि आपके ग्लोम्युरुलस में आपको मिलता है जो टिश्यू जिसका नाम है स्क्वैमस इपिथेलियम। उसके बाद आपके बॉमन्स कैप्सूल में मिल जाता है आपको स्क्वैमस इपिथेलियम, बट ये स्क्वैमस इपिथेलियम थोड़ा सा मॉडिफाइड है और ये अलग दिखता है, ऐसे
ऐसे स्ट्रक्चर में दिखता है जिसका नाम पोडोसाइट हमने रखा था। और पोडोसाइट के बीच में जो छोटा छोटा गैप है, इस गैप को हमने नाम दिया था स्लीट पोर्स और फिल्ट्रेशन स्लीट्स। ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने बोला था कि आपका पीसीटी और हिनलेस ग्रुप में भी स्क्वैमस एपिथेलियम मिल जाता है। उसके बाद पीसीटी और डीसीटी दोनों जगह पे कौन सा टिश्यू मिल जाता है उसके बारे में कल अभी मैंने बता दिया कि आपके पीसीटी में मिल जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू जिसका नाम होता है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या होता है बेटा? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और उसके बाद आपका जो है डीसीटी में मिल जाता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है। तो ये इनका काम क्या होता है, इनके क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीजें हम जब आपका यूरिन फॉर्मेशन देखेंगे उस टाइम पे देख लेंगे। तो यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में सारी चीजें देख लेंगे। आज का लेक्चर हमारा बहुत छोटा हो गया है क्योंकि अभी मेरा ऑफलाइन भी लेक्चर है, इसीलिए टाइम नहीं है, थोड़ा सा लाइट का इशू आया था इसीलिए थोड़ा सा टाइम हो गया। तो अगले लेक्चर में हम आपका यूरिन फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हमारा बेस्ट मैकेनिज्म चलने वाला है इस चैप्टर का, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं कि रास मैकेनिज्म कैसे होता है। मतलब जब आपका जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट दैट इज ब्लड प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो आपके बॉडी में कैसे उसे बढ़ाया जाता है, उसके बाद अगर बढ़ गया तो उसे कम कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और बहुत जल्दी हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। वो मैकेनिज्म होने के बाद कुछ थोड़े बहुत डिसीजेस है, वो सारी नॉर्मल चीज़ें हैं, उसके बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम हमारे चैप्टर की 30-40% की तरफ हो गए, 30% के आसपास हो गए। अब बचा हुआ हम पार्ट जल्दी ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। कुछ ज़्यादा अगर ज़्यादा टाइम लेके लेक्चर्स जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कल हम यूरिन फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जितना रोज़ हो रहा है उतनी चीज़ों को आप टाइम टू टाइम रिवाइज करो, यही मेरा सजेशन रहेगा। क्योंकि एक दिन में कभी भी कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं की जाती है बेटा, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये बेसिक्स है आपके लाइफ के, आपको पता होनी चाहिए कि एक दिन में कभी भी कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं की जाती है। ठीक है। उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। जैसे कि बायो के लिए बता देती हूँ, बायो के लिए नीट एग्ज़ाम है और नीट जो है ये बहुत लोगों को लगता है बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है कि इसमें बहुत ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। कुछ नहीं बेटा, हार्ड कुछ भी नहीं है। जस्ट हर चीज़ आपका वक्त मांगती है, तो चीज़ों को वक्त देना सीखो। मुझे लगता है अगर चीज़ों को वक्त दोगे तो वो आपका वक्त बदल देगी सच में। तो एक ही दिन में 10 घंटे करने की बजाय मैं आपको सजेस्ट करूंगी, और हर कोई इंसान आपको यही सजेस्ट करेगा कि रोज 2-2 घंटे ही करो। 2 घंटा सफिशियंट है जो हुआ है उसको रिवाइज करना, 3 घंटा सफिशियंट है जो हुआ है रिवाइज करने के लिए। बट ये 3 घंटा जो है ये रोज होना चाहिए। ठीक है। एक ही दिन में 10 घंटा, उसके बाद 8 दिन तक कुछ नहीं, सो रहा है उठ रहा है, सो रहा है उठ रहा है, ये चीज़ें नहीं चलेगी बेटा। इससे कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते आप। समझ आ रहा है? क्योंकि किसी अभी आप देख रहे हो, आप नीट का ही देखो बेटा, नीट में हर साल बच्चे बढ़ रहे हैं। पिछले साल 25 लाख बच्चे ने एग्जाम दे दिया था और सीट्स कितने बेटा? सीट्स है जस्ट 1 लाख, 1 लाख 1.5 लाख के आसपास सीट्स है बेटा। तो इमेजिन करो 25 लाख अगर एग्जाम बच्चे दे रहे हैं तो आपको सीट सिर्फ 1 लाख या 1.5 लाख है। तो आपको 25 लाख में से 24 लाख बच्चों को पीछे ऐसे पुश करके आपको आगे जाना है, उनको ढकेल के आगे जाना है। समझ आ रहा है? तो ये कंपटीशन इजी नहीं है बेटा। इस कंपटीशन में टिकने के लिए आपको खुद को उतना मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई अगर आगे जा रहा है तो आपको कुचल कर आगे जाएगा। ठीक है। वो आपको ऐसे धक्के मार के नहीं जाएगा, वो कुचल के जाएगा। तो अगर आपको इस कंपटीशन में टिकना है तो खुद को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि हाँ, किसी भी परिस्थिति में आप खुद को स्टेबल रख सको, स्थिर रख सको। समझ आ रहा है? तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ें आप एक पहले दिन से सीखो तो सही रहेगा, क्योंकि एक दिन में कोई भी भगवान नहीं बनता है बेटा, उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। एक दिन में आपका कैरेक्टर नहीं बनता है, उसके लिए बहुत साल देने पड़ते हैं। समझ आ रहा है? तो ये चीज़ें बहुत जल्दी आप सीख जाओ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। समझ आ रहा है?
तो कल हम यूरिन फॉर्मेशन देख लेते हैं। आज मैंने हेडिंग तो इतनी बड़ी दे दी थी बट उसका कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि अभी मेरा लेक्चर है ऑफलाइन, तो इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं यूरिन फॉर्मेशन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।